नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की अहम बैठक हुई। इस दौरान कई अहम मसलों पर विचार किया गया। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि यह कोर कमेटी की यह बैठक रूटीन में होती है। बैठक में प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी मंथन किया गया है। तो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठकें होती रहती हैं और सारे सांसद हमारे दिल्ली में समय क्योंकि सत्र चल रहा है तो सभी सांसद वही हैं, राज्यसभा के लोकसभा के। उन लोगों के साथ भी, सांसदों के साथ भी संगठन को बैठना था। इसी को लेकर के वहाँ पर मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, स्टेट के, हमारे केंद्र के तमाम, हमारे राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद सभी उस बैठक में रहे हैं। निश्चित रूप से क्योंकि उत्तराखंड के अंदर इस समय 2 विधानसभाओं में चुनाव भी चल रहे हैं, उन सब चीजों को लेकर भी वहाँ पर मंथन किया गया है और आने वाले समय में किस प्रकार से हम उत्तराखंड की बेहतरी के लिए सारे सांसद अपना सहयोग कर सके और उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़े। दिल्ली से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन कम होता है, जिस वजह से हमें बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। अरे आपको मालूम है कि समय समय पर जो बिजली की क्राइसिस रहती है और कई बार हमको बाहर से परचेज करनी पड़ती है जो काफी महंगे दामों पर हमको मिल पाती है। उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज तैयार करें, लगातार सरकार प्रयासरत है और उसी क्रम में क्योंकि सरकार ने गठित की है और कई मंत्री बदले भी हैं, उसी में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से माननीय मुख्यमंत्री मिले हैं और उन्होंने जो मंशा है, जो मांग है उनके सामने रखी है। महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह काशीपुर पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, गौरव चटवाल, एएसपी अभय कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया। मंडी गेस्ट हाउस पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नैनीताल से जा रहे थे डॉक्टर देहरादून, क्योंकि लंच टाइम था तो उन्होंने अपने वर्कर्स का सबका लंच यहाँ पर करने के लिए व्यवस्था करवा दी। तो सबने यहाँ पर लंच किया, उन्होंने भी यहाँ पर लंच लिया और बाकी उन्होंने कोई पब्लिक या वर्कर्स मीटिंग यहाँ पर नहीं बुलाई। बड़े आराम पीसफुली वो बैठ करके अपने खाना वाना खा के उसके बाद सिर्फ मुझे और तरलोक जी को बुलाया और बड़े आराम से बैठ के उन्होंने बहुत अच्छी बातें, एक अच्छे इंसान के अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं वो जब बाहर आती हैं तब पता लगता है कि इस इंसान के अंदर क्या है। देहरादून के हिमालयन कल्चरल सेंटर में शौर्य वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारजनों और उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित किया। साथ ही प्रतिभावान छात्रों को भी सम्मानित किया गया। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने शहीदों के पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक घरों तक भेजने का सिलसिला शुरू किया है। चेयरमैन नवीन महेश्वरी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज उन वीर माताओं को, वीर नारियों को, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनको सम्मानित करने का आयोजन यहाँ पर किया गया, वास्तव में सराहनीय है। शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और भारतीय जनता पार्टी की, चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, उनके सम्मान के लिए लगातार काम कर रही है। उन शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम जो लगभग बनकर पूर्ण हो गया है। देहरादून जिला प्रशासन की ओर से हरित देहरादून पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि अभी तक लगभग 4000 लोगों की ओर से पेड़ लगाने हेतु कॉल्स मिले हैं, जिनमें अधिकतर सड़क क्षेत्र का है। कई जगह निजी क्षेत्र भी हैं जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं। हमारे
हमारे पास अभी करीबन 4000 प्लस पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट आई है और मोर और लेस ये ज़्यादातर जो रोड साइड्स हैं उसमें मुझे है और कुछ प्राइवेट एरियाज़ भी हैं। और जहाँ भी हम लोगों ने करीबन 100 प्लस के करीब हमने पेड़ लगा दिए हैं। और जहाँ भी हम लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेंट है जिसने ये डिमांड रेज की है उनसे ओथ भी लेते हैं कि वो उस पेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको फलने फूलने में उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। ऋषिकेश के गढ़ी श्यामलपुर क्षेत्र में बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीण बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय पहुंचे। कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा और बताया कि अवैध प्लॉटिंग में चल रहे बिजली कनेक्शनों को आम कनेक्शनों से अलग किया जाए और प्लॉटिंग और कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रांसफार्मर अलग से लगवाने की बात रखी गई। वहीं ग्रामीणों से विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। आप जानते ही हो कि इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है और अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आज के डेट में निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में प्लॉटिंग हो रही है, जिसके कारण हर साल मतलब सैकड़ों के हिसाब से घर बढ़ रहे हैं, पर विद्युत विभाग द्वारा नए ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उसका खामियाजा हमारे ग्रामीण की जो आम जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। आज हमने एक ज्ञापन यहाँ पर दिया है माननीय एसडीओ साहब को कि जो हमारी ग्राम सभा गढ़ी मैचा खैरीकला खैरीकुर्द आदि क्षेत्रों में जो लो वोल्टेज की समस्या है, साथ ही साथ आप देख रहे हो कि वोल्टेज तो लो आ रही है और जो विद्युत का बिल है आज की डेट में वो 4 गुना हो गया है। जिन लोगों का पहले 700-800 बिल आता था आज 5000 6000 बिल आ रहा है। तो उसमें भी मैंने ये कहा कि ये जांच का विषय है कि क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मीटर लगे हैं उनसे जो रीडिंग है वो बहुत फास्ट चल रही है, जिससे ग्रामीण लोगों में बहुत आक्रोश है। बागेश्वर में जिलाधिकारी अनुराधा पाल की ओर से जारी किए गए ध्वस्तीकरण के आदेशों पर अतिक्रमणकारी कोई भी अमल नहीं कर रहे। बता दें कि ध्वस्तीकरण के आदेश में अतिक्रमणकारी नरेंद्र सिंह खेतवाल को सरकारी जगह खाली करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था। 1 माह का सरकारी समय पूरा होने के बाद भी अभी तक अवैध होटल का ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया है। नरेंद्रा पैलेस का जो था मैटर प्राधिकरण के अंतर्गत चला हुआ था। नरेंद्रा पैलेस के प्राधिकरण का जो भी ऑर्डर हुआ है उसमें वो ऑर्डर आप देख सकते हैं, उसमें कुछ अवैध पाया गया है तो उस पर कार्रवाई के लिए मैंने निर्देशित किया था एसडीएम को। बाकी एक प्रशासन से एक जीओ आया था जिसमें सभी अतिक्रमण एसडीएम्स को चिन्हित करके भेजने थे। तो वो अभी मैं वही रिपोर्ट अवेटेड है एसडीएम्स ने कौन कौन से हमें अतिक्रमण चिन्हित करे हैं। जैसे मेरे पास लिस्ट आ जाती है फिर फर्दर जो भी एक्शन होगा, जो भी मेरे निर्देश मिलेंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। बीच बीच में जो अस्थायी अतिक्रमण है उनको लगातार हम हटा रहे हैं, चाहे वो एनएच पर हो चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड पर हो। जो छोटे छोटे अतिक्रमण है उनको तो हटाने का लगातार कार्रवाई चलती रहती है। जो पक्के अतिक्रमण है, बड़े अतिक्रमण है, उनके लिए अभी हम लोग एक बार पूरा चिन्हित हो जाए एसडीएम लेवल से तो उसके हिसाब से हम प्लान करें। खबर बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से है, जहां एक और किशोरी लापता हो गई है। किशोरी अपने साथ घर में रखे 45,000 रुपए भी ले गई है। वहीं परिजनों ने एक युवक पर उसे भगाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि उसकी बेटी बीती 20 जून की दोपहर बिना किसी को बताए घर से चली गई। परिजनों ने तलाश की तो उसे पता लगा कि उसे इंदिरा नगर नूरी मस्जिद के पास रहने वाला समद पुत्र हुसैन ले गया है, जो मूल रूप से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और अफवाह न फैलाए जाने की बात कह रही है। पुलिस के मुताबिक किशोरी बालिग है और उसकी तलाश की जा रही है। एक लड़की मुस्कान नाम है जिसका, ये बालिग है, 19 वर्ष इसकी उम्र है। आधार कार्ड के अनुसार इसकी मिसिंग दर्ज है और इसको जो लड़का जो ले गया है साथ में, समद नाम है उसका, जो यहाँ इंदिरा नगर में काम करता था, ये मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। तो ये उसको भगा के ले गया है। इस पे दर्ज है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। डीएम नैनीताल के निर्देश पर हल्द्वानी के 13 चौराहों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में पीडब्ल्यूडी हल्द्वानी डिवीजन ने देवल चौड़ चौराहे के चौड़ीकरण का काम पूरा कर दिया है। चौराहे का अंतिम फेज का कुछ काम बचा है, जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने देवल चौड़ चौराहे का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी महोदय का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमने सड़क सुरक्षा मद में करीब 13 चौराहे सेलेक्ट किए थे, जिसमें आज एक पहला जो चौराहा हमारा रामपुर रोड का पंचायतघर चौराहा कहते हैं इसको, ये पहले काफ़ी शॉर्ट था, आज आप लोग देख रहे होंगे और हमें हर्ष है कि हम इसको डिलीवर कर पा रहे हैं। हालांकि अभी इसमें
रोड मार्किंग का काम अभी अवशेष है, वो हम लोग वर्षा के बाद इस काम को अंजाम देंगे। और क्या क्या इसमें प्लान है अभी बस स्टॉप वगैरह का क्या क्या है? हाँ, इसमें अभी जो है ना, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए और उनकी और अन्य सुविधाओं के लिए जो भी यहाँ पर हमें लैंड अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर एक यात्री शेड जरूर बनाएंगे। किच्छा में अवैध कॉलोनियों पर जिला विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनी हुई 2 कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। इन दोनों कॉलोनियों का विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया था। वहीं इस कार्रवाई के साथ ही विद्युत विभाग की ओर से 9 विद्युत कनेक्शन काटकर मीटर भी उतार लिए गए। कोई कार्रवाई नहीं है। ये अवैध रूप से जो डेवलप किया गया था कानूनी क्षेत्र, उसमें करीब 3-4 महीने पहले ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके थे। उसका में इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ था और संज्ञान में आया कि वहाँ पर डेवलपमेंट लगातार चलता जा रहा है, बिजली के कनेक्शन भी ले लिए गए हैं, रजिस्ट्रियाँ भी होती चली आ रही हैं। और यह जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये नदी क्षेत्र के किनारे का क्षेत्र है। मास्टर प्लान में ये कृषि लैंड यूज के अंतर्गत आता है। कृषि लैंड यूज में कॉलोनी पास नहीं हो सकती है। वैसे भी संवेदनशील क्षेत्र मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि लोगों ने बताया कि भारी बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी का जलभराव भी यहाँ पर हो जाता है। ऐसी दशा में सुरक्षित क्षेत्र भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो जो कॉलोनी के डेवलपमेंट के स्वरूप में खास करके जो रोड और रोड से बनी दीवारें बनाई गई थी, उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो निजी भवन बन चुके थे, अभी उनको हम नोटिस देंगे, अभी उसको तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, आज 3 कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी, जिसमें से 2 पर कार्रवाई चल रही है। एक मामला भी हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में गया है, तो उस पर हम अभी उसका वेट कर रहे हैं। तो क्षेत्र के लोगों से अपील है कि आप जमीन खरीदने के पहले, रजिस्ट्री कराने के पहले यह सुनिश्चित करें कि लेआउट पास है कि नहीं पास है, लैंड यूज का सही है कि नहीं सही है, उस लैंड यूज में उनका मकान स्वीकृत हो सकता है नहीं सकता, बिजली पानी कनेक्शन मिल सकते नहीं मिल सकते हैं, सरकारी जमीन तो नहीं है। ये सारा कुछ देखने के बाद ही जमीन खरीदें, मकान बनाएं। और मकान पास बनाने के पहले सबको जानकारी है कि नगर पालिका किच्छा का क्षेत्र जो आता है, उसके आसपास जो गाँव है, सिरौली कला, सिरौली खुर्द है, बंडिया है, ये सब जो गाँव है, ज्यादातर जो लोगों को जानकारी है, इसकी जानकारी नहीं है तो हम पेपर के माध्यम से भी इसको छुपा देते हैं कि कौन सा क्षेत्र प्राधिकरण में आता है। उसमें बिना मानचित्र पास कराए मकान न बनाए। और खास करके प्लाटिंग, कोई प्लाट खरीदने के पहले सुनिश्चित करें कि वो लेआउट अप्रूव्ड हो और उसका लैंड यूज ऐसा हो कि उसमें आपका नामांकन स्वीकृत हो सके। खटीमा विकासखंड सभागार में पंचायत समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय स्तर के विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में बिजली, पानी आदि से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई। जो बैठक होती है वो 3 महीने में एक बार होती है और एक बहुत अच्छा फोरम होता है क्षेत्र की समस्या को उठाने के लिए। आज की बीटीसी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, जल संस्थान विभागों की बारी आ चुकी है और इनके बारे में जो समस्याएं थी वो जनता ने उठाई हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उठाई हैं। तो समस्याएं कुछ काफ़ी पुरानी समस्याएं हैं, कुछ नई समस्याएं हैं। तो उसके लिए प्रमुख जी के माध्यम से और मेरे माध्यम से भी निर्देश दे दिया गया है कि वो जितना संभव हो सके उनका निस्तारण करें और एक कुछ बातों में तो इन्हें आज ही जा करके निस्तारण करने के लिए। बैठक अहम रही और देखिए अब बारिश के सीजन में रोड की समस्या बहुत गंभीर समस्या रही है। आगे प्रतापपुर वाली रोड जो है पूरे विकासखंड में एक ऐसी रोड है जो 3 मीटर की रोड है, नहीं तो आम रोड जो भी होती है वो 4 मीटर की रहती हैं। उसका मुद्दा यहाँ पे बना रहा और उस पर आश्वासन दिया है पीडब्ल्यूडी ने, इसके जल्दी ठीक दुरुस्त कराया जाएगा। और देखिए गर्मी का भयंकर गर्मी इस बार पड़ी, उस गर्मी को भी लेके यहाँ पे जनप्रतिनिधियों में काफ़ी रोष था कि घरों पर नल नहीं पहुँचा। जल मिशन के तहत गांव-गांव में टंकियाँ लगी हैं मगर पानी नहीं पहुँच पा रहा, उसमें भी काफ़ी जनप्रतिनिधियों में रोष था और मैंने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि पानी की सप्लाई ठीक की जाए। तो उस पर भी कार्रवाई होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है कि खटीमा में जो भी टंकियों का कार्य होगा वो ठीक नहीं हुआ है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 28-29 जून को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मानसून के दस्तक देने की भी संभावना है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली है, हल्की से मध्यम, और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है करीब 70 mm और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए।
और आज भी मैं बात करूं तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि एकाध दुक्का जगहों में भारी वर्षा मिलेगी। और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। साथ में जो इंटेंस स्पेल है वो भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि वो भी चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे आप जा रहे हैं कल 27, 28 और 29 को, तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी और भी बढ़ेगी। ज़्यादातर जगहों में जहाँ हल्की से मध्यम मिलेगी, उसके साथ हैवी से वेरी हैवी भी जो है आपको कुमाऊं रीजन में, हिल्स के एरिया में बात करूं तो खासकर उसमें रहेगी, या प्लेन्स में जो है हैवी रेंज तक वहाँ पर भी मिलेगी। इसी तरह गढ़वाल में है, पौड़ी है, या इसी तरह देहरादून है, इसमें भी संभावना है कि कल जो है हैवी रेंज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी एकाध दुक्का जगहों में। प्रदेश में चल रही जीरो टॉलरेंस की नीति पर अब अधिकारी भी फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और अधिकारियों के इस एक्शन से भूमाफियाओं में बौखलाहट देखने को मिल रही है। प्रदेश को अवैध खनन के धंधों से मुक्त बनाने के लिए वन विभाग की टीमें ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टोन क्रैशर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, धामी के निर्देश, अधिकारियों का एक्शन। अवैध खनन रोकने के लिए चलाया अभियान, वन विभाग का स्टोन क्रैशर पर हंटर। डीएफओ के एक्शन से घबरा रहे खनन माफिया। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर में खनन माफिया का खूब बोलबाला रहा है और खनन माफिया के रसूख के आगे सरकार भी नतमस्तक रही है। हालांकि प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा अवैध खनन का ही बना रहा। अवैध खनन पर सरकारें बनती बिगड़ती रही, लेकिन खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में सभी सरकारें फेल रही। लेकिन उत्तराखंड के मुखिया के रूप में जब उत्तराखंड की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाली, तो धामी के धाकड़ फैसलों की वजह से खनन माफियाओं में बौखलाहट देखने को मिली। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्शन में है और वन विभाग खनन में लिप्त सभी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुट गया है। वन विभाग की टीम ने अब तक 5 स्टोन क्रैशरों को सीज कर लिया है और अभी दर्जनों से अधिक स्टोन क्रैशरों की विभाग की टीम जांच कर रही है। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम ने कोसी नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए नदी के चारों तरफ खाई खोदी है और सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इस खाई को खनन करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। देखिए, अवैध खनन कोसी और दाबका नदियों में जो हमारी अवैध खनन की जो घटनाएं हो रही थी, इनके विरुद्ध एक इस तरह से किया गया है कि एक पूरे हम अपने डिवीजन से और खान विभाग और पुलिस विभाग से सबकी संयुक्त तरीके से मिलकर के हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि अवैध खनन पर पूर्ण रूप से जो है रोक लगा दी जाए। और इसी क्रम में हमारे द्वारा स्टोन क्रैशरों पर कार्रवाई की गई है। जो जिनके द्वारा चोरी का माल खरीदा जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए 5 स्टोन क्रैशरों को फिलहाल सीज किया गया है और उनकी खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाकी अभी उनका जो उनके पास जो भी मटेरियल मिला है उस मटेरियल की अभी जांच की जा रही है और जांच के बाद उनके ऊपर जो जुर्माने की कार्रवाई होगी वो खान विभाग द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो नदियों में जो घुस करके लोग चोरी कर रहे थे, उसमें नदियों में अंदर जाने और बाहर जाने के जो जितने भी रास्ते हैं, जिनको यहाँ घाट बोलते हैं, वो सारे घाटों पर जो है जेसीबी से खाई खुदान कर दिया गया है और सभी को चेतावनी दी गई है। और आज उनके विरुद्ध जो घाट चलवाते हैं उनको एक नोटिस भी इशू कर रहे हैं सभी घाट वालों को कि अगर उनके द्वारा दोबारा से घाटों को पाट करके दोबारा गाड़ियां अंदर भेजी गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। बहरहाल धाकड़ धामी के निर्देशों पर वन विभाग के धाकड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं और धाकड़ एक्शन की वजह से खनन माफियाओं में बौखलाहट बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश कब तक अवैध खनन से मुक्त होता है और इन खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में धामी सरकार कब तक सफल होती है। काशीपुर से जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अपने आखिरी पड़ाव में है। साउथ अफ्रीका के रूप में पहला फाइनलिस्ट मिल चुका है। अब बारी है दूसरे सेमीफाइनल की, जिसमें आमने सामने होंगे भारत इंग्लैंड। क्या 2022 T20 वर्ल्ड कप का बदला पूरा होगा? क्या बारिश बाधा बनेगी? हर सवाल के जवाब के लिए ये रिपोर्ट देखिए। भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल। फाइनल पर होगी टीम इंडिया की निगाह। सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा।
मैच रद्द होने की स्थिति में फाइनल में पहुंचेगा भारत। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। साल 2022 के बाद ये दोनों टीमें दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वह इस मैच में अपने नॉकआउट में हार के सिलसिले को तोड़े। क्या पूरा होगा 2022 टी20 वर्ल्ड कप का बदला? पिछली बार जब ये दोनों टीमें इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भिड़ी थी तो इंग्लैंड ने भारत को 2022 में 10 विकेट से रौंद दिया था। एडिलेड में 10 विकेट की करारी हार के बाद से भारत बड़े बदलाव के दौर से गुजरी है। हेड टू हेड भारत इंग्लैंड के बीच कड़ी टक्कर। हेड टू हेड दोनों टीमों के बीच एक टफ कंपटीशन देखा गया है। बात टी20 इंटरनेशनल की करें या टी20 वर्ल्ड कप की, दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी है। टी20 इंटरनेशनल में भारत और इंग्लैंड का आमना सामना। कुल मैच 23, भारत जीता 12, इंग्लैंड जीता 11। टी20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड का आमना सामना। कुल मैच 4, भारत जीता 2, इंग्लैंड जीता 2। सुपर 8 में टॉप पर रहने से टीम इंडिया को फायदा। आईसीसी के नियम के अनुसार टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल और फाइनल में दोनों टीमों को कम से कम 10 ओवर खेलने होंगे। ये नियम इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस टूर्नामेंट में बारिश एक बड़ा फैक्टर रही है। यदि मैच धुलता है तो सुपर 8 स्टेज में अपने ग्रुप में टॉप पर रहने वाली टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी। फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। क्या कहती है पिच और वेदर रिपोर्ट? गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार है। पहली पारी में घटकर ये औसत स्कोर 112 रह जाता है। यहां पर हुए बीते 5 मुकाबलों की अगर बात करें तो 3 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, वहीं 2 मुकाबले चेज करने वाली टीम ने जीते हैं। बात अगर वेदर रिपोर्ट की करें तो गुयाना में आज 70% से अधिक बारिश के आसार हैं। यहां से टीम इंडिया बस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से एक कदम की दूरी पर है। भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप के इस एडिशन में एक यूनिट के तौर पर शानदार परफॉर्मेंस दी है। ऐसे में टीम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही इस मुकाबले में उतरेगी। वहीं नॉकआउट मुकाबले में आज नजर विराट कोहली पर होगी। ऐसे में भारत के लिए आज इंग्लैंड से 2022 के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला पूरा होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।